मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है बेटा। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत ऊष्मा और ताप का पार्ट नंबर 4। तो इस चौथे पार्ट में हम बेटा सबसे पहला अध्ययन करेंगे संवहन। क्या देखेंगे बेटा? संवहन विधि। सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे? संवहन विधि। याद होगा बेटा, हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? ऊष्मा चालन की विधियां। ऊष्मा चालन की विधियां कितने प्रकार की होती है बेटा? 3। एक होता है चालन विधि, दूसरा होता है संवहन और तीसरा विकिरण। तो आज हम उसका दूसरा विधि अध्ययन करने वाले बेटा संवहन। ठीक है, यह आपको ध्यान। तो संवहन विधि क्या होता है बेटा, उसको जानने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो एक हम क्या करते हैं बेटा, एक बर्तन ले लेते, कंटेनर। ठीक है, और ये जो कंटेनर है बेटा, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्लास्क। क्या बोलते बेटा? फ्लास्क, है ना। ये आपको ये कांच का बना हुआ बेटा, ताकि हमको ट्रांसपेरेंट लेंगे तो आसानी से हमको समझ में आएगा। ये कांच का बना हुआ है ना। ये आपको इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं? द्रव। द्रव में भी हम कौन सा ले लेते हैं बेटा? पानी, जो आसानी से हमको क्या रहता है? उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो द्रव हमने क्या लिया बेटा? पानी। ठीक है, ये पानी ले लिया। अब इसको हम नीचे से क्या करते हैं बेटा? गर्म कर देते हैं, है ना। ये देखिए, यहां से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं यहां से। ठीक है, तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं बेटा, जो अणु पानी का, ये जो पानी का जो कण है बेटा, ये जो नीचे में रहता है, वो सबसे पहले ऊष्मा को ग्रहण करता है बेटा। क्या करता है? ऊष्मा को ग्रहण करता है। और ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद इनकी जो डेंसिटी होती है बेटा, घनत्व जो होता है, वो क्या हो जाता है? कम। और ये हल्के हो जाते हैं, अर्थात कम हो जाते हैं मतलब हल्के। तो ये नीचे से क्या करता है? ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। और जो जल के कण अभी जो ऊपर थे, जो ठंडे थे, है ना, उनका घनत्व क्या रहता है बेटा? ज्यादा रहता है, वो उनका स्थान ले लेता है। फिर ये कण क्या होते हैं? जल के ग्रहण करते हैं ऊष्मा को, और फिर हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने के कारण क्या हो जाता है? फिर ऊपर की ओर गति करते हैं। और वो जो ठंडे जो जल के कण है, जो ऊपर है बेटा, है ना, जो ऊपर है, वो क्या करते हैं? फिर से उनका घनत्व तो ज्यादा है, वो उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कुछ समय के पश्चात पूरा जो जल का ताप है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। पूरा गर्म हो जाता है बेटा, है ना। जल का ताप क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये जो जल है वो पूरी तरीके से क्या हो? उनका ताप एक समान ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा? एक समान ना हो जाए। ताप क्या ना हो जाए बेटा? एक समान ना हो जाए। ठीक है, ये जो चक्र चलता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस चक्र को क्या बोलते हैं? संवहन। क्या बोलते हैं बेटा? संवहन धाराएं या संवहन धारा। ठीक है, ये जो चक्र चलता है, कौन सा चक्र बेटा? जो पहले जल के कण ऊष्मा ग्रहण कर हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर गति करते हैं। ऊपर जो जल के कण है ना, जिनका घनत्व तो ज्यादा है, वो उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलने की जो चक्र होती है, जो चक्र चल रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन धारा। अगर हम इस चक्र को अच्छे से क्लियर देखना है बेटा, तो हमको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? एक क्रिस्टल, है ना। वो क्रिस्टल क्या होता है बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक पिंक कलर की आपको दिखाई देगी बेटा। क्या दिखाई देगी? पिंक कलर आपको दिखाई देगी स्पष्ट। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पर परिभाषित करें बेटा इस उदाहरण को समझने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे? संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें तरल, जिसमें क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा? तरल। तरल मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? तरल। तरल में कौन आता है बेटा? द्रव व गैस। द्रव व गैस, है ना। हमने उदाहरण में क्या लिया था? द्रव। यह आपको उदाहरण। ठीक है बेटा, तो संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें तरल अर्थात द्रव या गैस, है ना, के कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर तरल के ठंडे भाग की ओर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होगी इसकी संवहन विधि की परिभाषा। ठीक है बेटा, ये आपका इस विधि में या इस विधि द्वारा द्रव और गैस को गर्म किया जाता है।
ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। इस विधि के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में भी माध्यम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में उष्मा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। उष्मा स्थानांतरण की गति क्या होती है बेटा, यहां भी क्या होती है, धीमी होती है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में उष्मा का स्थानांतरण संवहन धारा द्वारा उष्मा स्रोत से ठंडे भाग की ओर होती है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। उसके बाद आते हैं बेटा, क्या आते हैं, तीसरी विधि। और तीसरी विधि का नाम क्या है बेटा, विकिरण। तीसरी विधि का नाम क्या है बेटा, विकिरण। विकिरण, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये तीसरी विधि है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो विकिरण क्या है बेटा, है ना, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। क्या होती है बेटा, विकिरण ऊर्जा। अब यहां पर पहले आपको समझना पड़ेगा, पहला वर्ड क्या समझिए, हर पदार्थ जिसमें कुछ न कुछ ताप रहता है बेटा, हर वो पदार्थ जिसमें कुछ न कुछ ताप है ना, वो अपने में से कुछ न कुछ उसमें विकिरण अर्थात विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है। हर वो पदार्थ न बेटा जिसमें कुछ न कुछ क्या हो, ताप होता है, वो अपने से विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। क्या करती है, विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। क्लियर। तो ये आपको, ये पहले वर्ड आप इस चीज को समझ लीजिए। हर वो वस्तु जिसमें कुछ न कुछ ताप है, अपने में से कुछ न कुछ ऊष्मा को क्या करता है, रिलीज करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा बोलते हैं बेटा, ये आपको ध्यान। तो विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए, सॉरी क्या बोले मैडम, माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, ठीक है बेटा। एक बार और बोलो, ऊष्मा है ना बेटा, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा, है ना, विकिरण की वह विधि है, सॉरी क्या बोले बेटा, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा प्रकाश की चाल से सरल रेखा में चलकर माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, ठीक है बेटा। इस विधि द्वारा जो पदार्थ ऊष्मा को रोकते हैं उसे गर्म कर देता है। और इसी विधि के द्वारा ही हमको सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है बेटा, सूर्य से जो ऊष्मा हमको मिलती है वो कौन सी विधि होती है, विकिरण विधि होती है, ठीक है। यानी विकिरण ऊर्जा का जो सबसे ज्यादा स्रोत है वो कौन है बेटा, सूर्य है। सूर्य सबसे ज्यादा उसमें विकिरण उत्सर्जित करने का शक्तिशाली स्रोत है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। इस विधि के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये माध्यम को भी गर्म नहीं करती बेटा, माध्यम को भी गर्म नहीं करती है, ये आपको ध्यान। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, अर्थात 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग के बराबर होती है बेटा, बहुत ही फास्ट होती है, जाती है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान। इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण का जो मार्ग होता है बेटा वो क्या होता है, सरल रेखीय होता है। क्या होता है, सरल रेखीय होता है, ठीक है बेटा। तो ये आप तीनों विधि को अच्छे से आप रखिए बेटा। ये परीक्षा में अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि में अंतर बताइए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, विशिष्ट ऊष्मा। क्या देखते हैं बेटा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसी का दूसरा नाम ये भी है बेटा, देखिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता, या हम इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा,
विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम जैसे कि बेटा आपने है ना थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, ऊष्मा। अगर हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं बेटा तो उसका ताप बढ़ जाता है, और किसी भी वस्तु को से अगर हम ऊष्मा लेते हैं तो उसके ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। साथ ही साथ एक और हमने देखा ऑब्जर्वेशन में कि अलग अलग वस्तु के लिए ऊष्मा की जो मात्रा होती है बेटा अलग अलग होती है। अर्थात मतलब मान लो मैं दो अलग अलग पदार्थ का वस्तु लेता हूं और दोनों को मैं चाहता हूं कि सेम ताप में वृद्धि करूं, तो दोनों में देखिएगा ऊष्मा की मात्रा क्या लगती है, अलग अलग लगती है बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक सूत्र की स्थापना करेंगे बेटा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है बेटा, देखिए तो किसी वस्तु है ना, किसी वस्तु द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा है ना, किसी वस्तु द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा डेल क्यू। ठीक है बेटा, पहला वस्तु के द्रव्यमान एम के अनुक्रमणपाती होती है। अर्थात ऊष्मा की जो मात्रा बेटा डेल क्यू वो समानुपाती होती है वस्तु के द्रव्यमान के। नंबर 2, वस्तु के तापांतर बोल सकते हैं बेटा, या ताप में वृद्धि, वस्तु के ताप में वृद्धि है ना, वस्तु के ताप में वृद्धि डेल टी। चलिए ऐसा लिख देते हैं, वस्तु के ताप में वृद्धि डेल टी के अनुक्रमणपाती होती है। तो डेल क्यू क्या होता है, समानुपाती डेल टी। तीसरा चीज आता है बेटा, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या करती है बेटा, निर्भर करती है। ठीक है बेटा, इसको हम समीकरण नंबर क्या देते थे, 2। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर तो डेल क्यू समानुपाती एस डेल टी, डेल क्यू समानुपाती एम डेल टी। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। जैसे हम इस समानुपाती साइन को हटाते हैं बेटा, एक कांस्टेंट आता है, और यहां जो कांस्टेंट आता है बेटा वो क्या है, एस। क्या बेटा, एस। हम इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 3, जहां एस एक समानुपाती नितांक है, जहां एस एक समानुपाती नितांक है ना बेटा, एस का एक समानुपाती नितांक है ना, नितांक है जो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा,
तो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो समीकरण 3 से तो S बराबर क्या आ जाएगा बेटा? डेल क्यू, है ना। अगर हम S का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल क्यू बटे M इंटू डेल टी, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। ठीक है, क्लियर बेटा? अगर मैं इस सूत्र को शब्दों में लिखना चाहूं, किसमें बेटा? शब्दों में, है ना। तो एस को क्या बोलते बताइए? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा बेटा? डेल क्यू क्या है? ली गई या दी गई ऊष्मा पूरे का बटे। ठीक है बेटा, ली गई या दी गई ऊष्मा, है ना, बटे द्रव्यमान। एम क्या है बेटा? द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि, ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? थोड़ा मिटा देता हूं बेटा, है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये देखिए। तो देखो बेटा, हमने क्या देखा बेटा? समीकरण 4 में क्या था? एस बराबर डेल क्यू बटे एम इंटू डेल टी, यहां तक पढ़ लिया बेटा, है ना। अब मैं इसको एक और तरीके से परिभाषित कर सकता हूं। देखिए समीकरण 4, है ना बेटा, क्या लिख रहा हूं? समीकरण 4 में अगर मैं समीकरण 4 में एम बराबर 1 तथा डेल टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूं, है ना बेटा, क्या होता है? मान लेता हूं। एम बराबर 1 और डेल टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूं, तो क्या आ जाएगा? एस बराबर डेल क्यू आ जाएगा बेटा, है ना। एस बराबर क्या आ जाएगा? डेल क्यू आ जाएगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? अतः, क्या बोलेंगे? अतः किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बार सुनो, क्या बोल रहा हूं? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान। अब हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या है बेटा? क्या है? मात्रक, है ना। चलिए, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी कि एस का मात्रक, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते बेटा। एस बराबर क्या होता है? डेल क्यू बटे एम इंटू डेल टी, है ना। या डेल क्यू क्या है? ऊष्मा की मात्रा है, एम क्या? वस्तु का द्रव्यमान, और डेल टी क्या बेटा? ताप में वृद्धि। क्लियर?
अब कौन सा पद्धति में ज्ञात करो बेटा? एएसआई पद्धति में, एएसआई पद्धति। तो एएसआई पद्धति में सबको पता है बेटा ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा एक प्रकार का क्या होता है बेटा? ऊर्जा। तो ऊर्जा का ऊष्मा का मात्रा क्या लिखते हैं? जूल। क्या लिखते हैं बेटा? जूल। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और तापांतर, ताप में वृद्धि मतलब ताप, तो ताप का एसआई मात्रा क्या लिखते हैं बेटा? केल्विन। याद रखना, ठीक है, केल्विन। तो ये इसका मात्रा होगा जूल बटे किलोग्राम इंटू केल्विन। लेकिन ज्यादा करके आप देखेंगे जब बुक पढ़ेंगे तो केल्विन को ज्यादा यूज न करके हम क्या यूज करते हैं बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यूज करते हैं बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा? ठीक। लेकिन जब भी आपको पूछा जाए एएसआई पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रा बताए, तब आप क्या लिखेंगे बेटा? जूल बटे किलोग्राम केल्विन। वहां हम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ताप का एएसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए उसके आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और समझते हैं ना। देखिए, अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान भी क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपको दो मान आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। पहला, पानी का विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो ये होता है बेटा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये पानी का याद रहना चाहिए बेटा। बर्फ, तो बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा होता है बेटा 0.5 कैलोरी, है ना, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बेटा? अब यहां पर ध्यान रखने की बात है, कहीं कई बार जूल लिखा रहता है, तो आपको बताया था ना बेटा शुरू लेक्चर में, याद होगा आपको कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल, जिसको हम राउंड अप करके क्या लिखते बेटा? 4.2 जूल। ठीक है, ये आपको ध्यान। अगर कहीं किलोग्राम लिखा है तो हम ग्राम को बदल सकते हैं बेटा, किलोग्राम या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको याद है। तो ये दो स्टैंडर्ड मान है, पानी और बर्फ का। ठीक है बेटा? और ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? गुड। अब आता है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता का भौतिक महत्व। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का भौतिक महत्व। कौन सा महत्व की बात कर रहे हैं बेटा? भौतिक महत्व। भौतिक महत्व मतलब फिजिकली सिग्निफिकेंस। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो फिजिकली सिग्निफिकेंट क्या है? तो सिंपल आप इस बात को ऐसे समझिए बेटा, कोई जिस पदार्थ का अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जिस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो उसको उसके ताप में वृद्धि करने के लिए, एक निश्चित ताप में वृद्धि करने के लिए हमको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार उल्टा भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। अगर किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो उसको ठंडा होने में भी क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। ठीक है बेटा? तो ये आपको ध्यान। तो क्या बोलना है? जब किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो एक निश्चित ताप तक बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और अगर किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कम है तो उसके ताप में वृद्धि करने में हमको कम ऊष्मा की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी बेटा? कम ऊष्मा की मात्रा। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, रेत की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होती है, इसलिए देखना थोड़ी सी भी टेम्परेचर पर वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है बेटा ठंडा हो जाता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान। तो ये उसकी क्या कहलाती है? भौतिक महत्व बताती है। क्या बताती है बेटा? भौतिक महत्व। क्लियर? ठीक है बेटा? चलिए अब हम हमारे पास देखिए बेटा, हमने पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं बेटा बोर्ड में, है ना, ताकि आपका समय बच सके बेटा, है ना, क्योंकि आपको एक निश्चित डाटा पैक मिलता है बेटा पर डे, है ना। तो देखिए, तो पहला प्रश्न लेते हैं बेटा, हल करते हैं, है ना। 10 पहला प्रश्न, है ना, उत्तर नंबर 1 का सॉल्यूशन बना रहा हूं बेटा, है ना। क्या लिया? देखो, 100 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता? तो द्रव्यमान का मान कितना दिया बेटा? 100 ग्राम। ठीक। ताप में वृद्धि कितना कर रहे हैं बेटा? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया ना बेटा? ताप में वृद्धि 30 से कितना हो रहा है? 80 डिग्री हो रहा है ना। तो ये
अब हमको क्या दिया, पानी। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा, ये है। अब हमको क्या पूछा गया, ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो क्या लिखते बेटा, डेल क्यू बराबर एस एम डेल टी, है ना बेटा। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करोगे इस सूत्र को तो याद नहीं होगा बेटा। तो मैं आपको याद करने के लिए ना, आप इससे सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको इसको एक निमोनिक्स बताता हूं बेटा। उससे याद रखेंगे तो जीवन भर आपको याद रहेगा। क्या बोल रहे इसको, देखिए, ठीक है, श्रीमती, ऐसा बोलो बेटा। क्या बोलेंगे, श्रीमती। तो जब भी इस सूत्र का यूज करना, जब भी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है तब हम इसका क्या लगाना है बेटा, श्रीमती। बोलो क्या लगाना है, श्रीमती। क्या लगाना है, श्रीमती, ठीक है। तो याद को जाए तो डेल क्यू बराबर क्या बोलेंगे, एस एम डेल टी, श्रीमती। ऐसे याद करो तो याद रहेगा। चलिए अब सबका मान रख देते हैं बेटा, है ना। ये है एक कैलोरी प्रति ग्राम, द्रव्यमान कितना बेटा 100, ताप में वृद्धि 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 5000 कैलोरी, है ना। हमको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मात्रा को बदलने की जरूरत नहीं है। तो कैलोरी में आंसर आ गया बेटा, है ना। जूल में बदलने बोलता हम जानते हैं बेटा, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल या 4.2 जूल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सबको ध्यान से। क्या दिया बेटा, यदि 25 ग्राम, क्या दिया बेटा 25 ग्राम, तो एम बराबर क्या लिखेंगे 25 ग्राम, ये ग्राम, है ना। कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड तक, 75 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तो तापांतर कितना होगा बेटा 75 माइनस 25 यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, बढ़ाने के लिए, है ना, 487.5 जूल उष्मा देनी पड़ती है। यहाँ उष्मा की मात्रा दिया हुआ बेटा, कितना दिया 487.5 जूल। जूल दिया मतलब ऐसा ही मात्रक में दिया गया, है ना। तो कॉपर की विशिष्ट उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करें, देखो जूल, ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राम को बदलने की जरूरत नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड को बदलने के लिए जूल लाना है बेटा। अब जूल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, तो कैसे निकालना है, एस निकालना है। तो एस बराबर क्या होता है, याद करिए, डेल क्यू बटे एम इंटू डेल टी, ठीक है बेटा। ये देखिए, अब डेल क्यू का मान कितना दिया है 487.5 जूल, हाँ। ग्राम दिया बेटा 25, ये देखिए, ये जूल में रहेगा, ये ग्राम में रहेगा। ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए, है ना। अब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो बेटा ये आंसर आ जाता है एस बराबर, है ना, यही लिख देता हूं, ठीक है बेटा। तो एस बराबर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, है ना, 0.39। क्या आएगा यूनिट बेटा, जूल बटे ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखे बेटा, ये देखिए, ठीक। चलिए क्या आपको दिया गया इस बार क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम, कितना ग्राम है बेटा 500 ग्राम, ये दिया है। इसका ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यहाँ डायरेक्ट आपको बता दिया बेटा 40 डिग्री से, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम ताप के रूप में नहीं दिया है, बोला डायरेक्ट आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी हमको डेल क्यू निकालना है बेटा। इस बार आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तांबे का विशिष्ट ऊष्मा, तांबे का विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया बेटा, तांबे का विशिष्ट ऊष्मा एस बराबर, यहां लिख देता हूं, है ना, उधर नहीं दिख रहा होगा आपको। एस बराबर दिया है 0.09 जूल बटे केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल क्यू चाहिए बेटा, डेल क्यू बराबर क्या होता है एस एम डेल टी, श्रीमती, है ना। तो देखो एस का मान तो ऐसा यूनिट में है बेटा पूरा 0.09, है ना। अगर आप चाहते हो यूनिट आपको समझ में आए तो आप पूरा यूनिट को लिख दिया करिए बेटा। ये देखिए जूल पूरा लिख रहा हूं, देखो केजी डिग्री सेंटीग्रेड,
चलिए द्रव्यमान कितना दिया, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को हमको किसमें बदलना बेटा, किलोग्राम में। देखिए है ना, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 का भाग दे देंगे तब ये आ जाएगा किलोग्राम में। अब ताप में वृद्धि कितना हुआ बेटा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 40 डिग्री हो गया, बस इतना ही करना है बेटा। तो देखो किलोग्राम किलोग्राम इससे कट जाएगा बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड इससे कट जाएगा। क्लियर, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा बेटा, ये 1 जीरो इससे कट जाएगा बेटा, है ना। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 का गुणा इससे कर दीजिए बेटा। तो 20 दूनी कितना, 20 का गुणा 5 चौक 20, तो 20 का गुणा इससे करेंगे कितना होगा बेटा, 180। 180 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते, 180 में 2 संख्या के बाद दशमलव, ये आ जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा जूल, ठीक, यानी 1.8 जूल या 1.80 जूल कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए बेटा, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए बेटा, है ना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बेटा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुविधा हो तो हम आपको ऊपर में कांटेक्ट नंबर दिया रहता है बेटा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर, चाहे लाइव क्लास पढ़ना हो चाहे किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो ऊपर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।